Good morning students, how are you all? I hope you all are fine and you are doing very well at your home. Dear students, last time हमने जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर. लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसका जो एक्सप्रेशन हमने किया था दैट वाज Kt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टर्म ए नोट माइनस Kt इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टर्म ए नोट माइनस ए. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था. और अब हम कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो उसमें जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस आई नोट. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का. तो इसमें देखेंगे कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दैट केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली. जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन वन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? रिएक्टेंट ए गिव प्रोडक्ट्स. सेकेंड केस हो सकता है 2A गिव प्रोडक्ट्स. फर्स्ट केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म ए. सेकेंड केस में 2A है और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन टर्म ए ओनली. यानी कि हमारे पास कोफिशिएंट तो 2 है बट एक्चुअली जो है एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन वन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. थर्ड केस जो हो सकता है A प्लस बी गिव प्रोडक्ट्स. ए और बी जो है दोनों मिलकर के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म ए और कंसंट्रेशन टर्म बी ओनली. या तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म ए के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या कंसंट्रेशन टर्म बी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. तो हम सिर्फ फर्स्ट केस को डिस्कस करेंगे. कंसीडर द सिंपलेस्ट केस दैट इज रिएक्टेंट ए गिव प्रोडक्ट्स. तो इसी को हम कंसीडर करके चलते हैं. तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है तो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन 0 होती है. हम ये मान के चलते हैं कि जो रिएक्टेंट ए है इसके ए मोल्स पर लीटर स्टार्टिंग में प्रेजेंट है व्हेन t इज इक्वल टू 0. जब टाइम 0 है यानी कि स्टार्ट रिएक्शन नहीं हुई है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0. प्रोडक्ट बना ही नहीं है. और हम ये मान लेते हैं कि x मोल्स पर लीटर जो है रिएक्टेंट ए के डिकम्पोज हो जाते हैं. कब? आफ्टर टाइम t. आफ्टर टाइम t टाइम के बाद आफ्टर टाइम t तो इसकी जो कंसंट्रेशन है a माइनस एक्स रह जाएगी क्योंकि x मोल्स पर लीटर डिकम्पोज हो जाते हैं. तो इसकी कितना बनेंगे? x. जितना डिकम्पोज हो गया x मोल पर लीटर उतना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन जाती है. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स का मतलब क्या है कि रिएक्शन का रेट जो है दोनों तरीके से लिख सकते हैं, रिएक्टेंट की फॉर्म में भी प्रोडक्ट की फॉर्म में भी. तो हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं. तो कैसे लिखते हैं कि यहाँ पर x मोल कितने मोल्स बने हैं प्रोडक्ट में वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ए के कितने मोल कितने मोल्स जो है डिकम्पोज हो गए हैं. तो x मोल डिकम्पोज है, बच गए कितने? a माइनस एक्स है. तो x का बनना a के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो जितनी ये बचेगी उसी के अकॉर्डिंग जो है x का पता चलेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स. और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास. तो हमने क्या लिखा है? dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स. हम क्या करेंगे? जो x की जो टर्म है उनको एक साइड करेंगे, t को साइड ले जाएंगे. तो dx डिवाइड बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू डी टी. ये हो जाता है हमारे पास. फिर हम क्या करेंगे? दोनों साइड से इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर वी गेट हमें क्या मिलता है?
इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट आगे लिख दिया इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी। अब इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ये एल एन ए माइनस एक्स, बट एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स के आगे -1 अंदर की क्वांटिटी है, इसका भी जो है यहाँ से क्या लिखा जाएगा -1, तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स इसका इंटीग्रेशन आएगा और ये किसके बराबर हो के इंटू टी प्लस आई नोट। आई नोट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो ये हो गया हमारा माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई नोट। आई नोट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू कैलकुलेट आई नोट क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, पुट टी इज इक्वल टू 0 एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि जिस टाइम पर टाइम 0 होगा तो सारी की सारी कंसंट्रेशन बची रहेगी, तो ए माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा ए, तो ये दोनों वैल्यू जो इसमें पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई नोट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एल एन ए इज इक्वल टू आई नोट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आई नोट है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारी माइनस एल एन ए आ जाती है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर हमें क्या मिलता है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई नोट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए, ये हो जाता है हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए, ये बन जाता है। आप के टी को उधर लेके आएंगे माइनस साइन को, एल एन ए माइनस एक्स को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका के टी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स। तो एल एन ए माइनस एक्स में फॉर्मूला वही लगेंगे लॉगरिथम वाले। एल एन जो होता है ये नेचुरल लॉगरिथम होता है, क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है, तो फॉर्मूले इसके सेम होते हैं जैसे लॉग के होते हैं। तो एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए बाई बी होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा एल एन ए माइनस एक्स में, तो ये बन जाएगा आपका एल एन ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स बन जाएगा, और ये किसके बराबर होगा के टी, तो यहाँ से के किसके बराबर आएगा 1 बाई टी एल एन ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, ये बन जाता है। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स एल एन ए, यहाँ पर एल एन ए और एल एन ए माइनस एक्स ये जो है इसमें ध्यान से देखें, एल एन ए क्या है, ए जो है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए माइनस एक्स क्या है आफ्टर टाइम टी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, बची हुई कंसंट्रेशन है। तो इसको हम एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी नो एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग, एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला होता है एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग। इसको यहाँ पुट करें तो ये बन जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। सेम जो एक्सप्रेशन है जैसे हमने जीरो ऑर्डर का निकाला था ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या बोला, ए क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन और ए माइनस एक्स का रिमेनिंग कंसंट्रेशन। इफ ए इज इक्वल टू ए नोट, अगर ए को ए नोट लिख दें एंड ए माइनस एक्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन फ्रॉम ए, देन के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए डिवाइड बाई ए लॉग ए नोट डिवाइड बाई ए, ये बन जाता है। और अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें हमारे पास क्या बनेगा, ये इक्वेशन 4, इफ वी पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड में अगर पुट करें तब हमारे पास क्या आएगा, के इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन ए नोट डिवाइड बाई ए। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला
बन सकता है, इक्वेशन 5। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम वेरियस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो ये k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, ये भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, और ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट डिवाइड बाई ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस का एल एन ए, ये भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या डिफरेंस आपने देखा, तो देखो उसमें क्या है, वहां पर जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन आता है के टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टर्म ए नोट माइनस ए आया था, और यहाँ पे क्या है, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नोट माइनस एल एन ए, बस इनके आगे क्या लगे, एल एन लग जाता है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर है। इसके बाद हम नेक्स्ट हम करते हैं कि इस इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास ग्राफ में क्या आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिखें, एल एन के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, ये जो लिखा हुआ है एल एन ए को इधर लेके आ रहे हैं, एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट, ये बन जाता है। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें, तो अब हमारे पास क्या आएगा, जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, y क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस पे जो क्वांटिटी होगी दैट इज एल एन ए, और x क्या रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है यानी कि टाइम, यहाँ पर टाइम हो जाएगा t, और स्लोप क्या होता है, ये स्लोप जो है माइनस का है प्लस का है, उससे पता चलेगा स्ट्रेट लाइन जो है ऊपर से नीचे की तरफ होती है, नीचे से ऊपर की तरफ होती है, तो स्लोप की वैल्यू का नेगेटिव है, तो ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन आएगी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, और ऊपर में कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे कहाँ से शुरू होगी, वो डिपेंड करता है इंटरसेप्ट के ऊपर। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या बताती है कि y एक्सिस पर ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि एल एन ए नोट यहाँ पर है, एल एन ए नोट, तो ये इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा, और स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। तो ये ग्राफ, ये जो है ये ग्राफ है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नोट। देखो आपको वेरियस फॉर्म में ग्राफ जो है दिया जा सकता है। एक और ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, तो वो कहां से करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को के टी की फॉर्म में, एल एन की फॉर्म में लिखने की बजाय लॉग की फॉर्म में लेते हैं, तब क्या होता है, के टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, और आगे क्या 2.303, तो के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, के टी डिवाइड बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, और यहां से हम क्या करेंगे, फिर लॉग ए को इधर लेके आएंगे, लॉग ए इज इक्वल टू, ये साइड में जाएगा माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस लॉग प्लस लॉग ए नोट, ये हो जाएगा। इसके बाद इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, अब हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान से देखें, यहाँ पर बना रहे इसका ग्राफ, आपकी बार ग्राफ किसके बीच में बनेगा, y क्या है, log a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log a, और इसके साथ ग्राफ t के साथ, टाइम है t, इसके साथ ग्राफ है, स्लोप
देखो स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप क्या, माइनस के डिवाइड बाई 2.303, इसकी वैल्यू माइनस है तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, और सी इंटरसेप्ट की वैल्यू है तो हम यहाँ से मान लेते हैं ग्राफ ऐसे हो गया, तो दिस इज, ये क्या हो जाएगा आपका log a नोट, ठीक है, log a नोट। log a नोट का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये y एक्सिस पे जो वैल्यू ये log a नोट है। और उसके बाद स्लोप क्या लिखेंगे इसका, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई 2.303, ये इसका स्लोप हो जाता है। तो ये हमारे पास दूसरा ग्राफ बन जाता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमने क्या किया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव किया है और उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाया है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड। क्या डिस्कस करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड जो होता है आपको पता है, हाफ लाइफ पीरियड इसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड इज दैट टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वो टाइम जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाती है उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो हम जो है हाफ लाइफ पीरियड के लिए जो इक्वेशन यूज करेंगे, हम उसमें लॉग की इक्वेशन जो है उसको हम यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नोट बाई ए, ये हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ, जब टाइम टी हाफ के बराबर होगा तो कंसंट्रेशन ए, बची हुई कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होती है ए नोट बाई 2। तो ये जो वैल्यूज है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के टी की जगह क्या लिखेंगे टी हाफ, और यहाँ पे क्या आएगा 2.303 लॉग ए नोट डिवाइड बाय ए की जगह क्या लिखेंगे ए नोट बाय 2, तो ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाए, 2 ऊपर आएगा 2.303 log 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है के इंटू टी हाफ, तो टी हाफ किसके बराबर हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई के log 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 0.3010 log 2 की वैल्यू होती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, 0.693 बाई के, ये हमारे पास टी हाफ की वैल्यू आ जाती है। तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ टी हाफ हम क्या बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि एक्सप्रेशन में ए नोट कहीं पर भी नहीं है, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी ये हमने किया है कि जब हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, अब हमारे पास रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो गैसियस फॉर्म के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी उसको भी हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। प्रेशर के फॉर्म में हम कैसे ड्रॉ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी गैसियस फेज में है, उस केस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, ध्यान से देखें। कंसीडर रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, ए गैस यानी कि रिएक्टेंट ए गैसियस फॉर्म में है, इट गिव्स बी एंड सी। शुरू में इनिशियली जो है इनिशियल प्रेशर पी नोट, हमने पी नोट एटमोस्फेयर मान लिया, और प्रोडक्ट का क्या होगा 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो इनकी वैल्यू जो है 0 होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं है। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद टी एटमोस्फेयर, स्मॉल टी एटमोस्फेयर जो है वो डिकम्पोज हो गया, तो इनका पी और पी ए फॉर्मेशन हो गई।
तो पी नोट माइनस पी, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, पी नोट माइनस पी। यहाँ पर ध्यान से कंफ्यूजन रहेगा आपको, इस चीज को क्लियर कर लें। अगर टी टाइम के बाद हम देखें कि पी नोट में से स्मॉल पी जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है ऐसे ही प्रेशर भी डिक्रीज होगा, तो पी नोट माइनस पी रिमेनिंग रह गया और इसका पी और पी दोनों का बन जाते हैं। तो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी क्या होगा, इन सभी का जोड़ होगा पी नोट माइनस पी प्लस पी और प्लस पी। तो यहाँ से पी टी की वैल्यू कितनी आई, पी नोट प्लस पी। हमें ये कैलकुलेट करना है कि पी की वैल्यू कितनी है, तो पी यहाँ से क्या आया, पी टी माइनस पी नोट हो गया। अभी तो पी टी माइनस पी नोट स्मॉल पी की वैल्यू है, हमें तो आफ्टर टाइम टी, ये पूरा जो पी नोट माइनस पी आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद ये जो प्रेशर है ये कितना है, इसको हम पी ए मान लेंगे, पी ए। और ये किसके बराबर है, पी नोट माइनस पी, तो पी नोट माइनस पी, पी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे पी नोट माइनस पी टी माइनस पी नोट, तो ये वैल्यू बाहर आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पी नोट माइनस पी टी। तो दिस इज द पी ए, पी नोट माइनस पी की वैल्यू 2 पी नोट माइनस पी टी हो गई आफ्टर टाइम टी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारा जो सॉल्यूशन फेज का जो एक्सप्रेशन आता है K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नोट बाई ए। ये नोट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या होता है, कंसंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी होता है। ऐसे ही अगर हम इनिशियल प्रेशर को पी नोट मान ले, ए का जो इनिशियल प्रेशर है पी नोट, तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन के जैसा हो गया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ऐसे ही प्रेशर आफ्टर टाइम टी जो पी ए है वो ए के बराबर हो जाता है। तो इन दोनों, ये कितना हमारा 2 पी नोट माइनस पी टी, इन दोनों को पी नोट और 2 पी नोट माइनस पी टी को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गैसियस फेज का एक्सप्रेशन आ जाता है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग पी नोट डिवाइड बाई 2 पी नोट माइनस पी टी। तो इस तरीके से ये हमने क्या कर लिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सॉल्यूशन फेज में और गैसियस फेज में दोनों केस में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डिराइव की जाती है वो हमने डिस्कस कर ली है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको होमवर्क क्या करना, असाइनमेंट ये रहेगा कि जो भी स्टार्टिंग से हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है, ट्राई टू प्रैक्टिस दिस एक्सप्रेशन, उसको पहले अच्छे से समझना है, फिर इसको जो है आपने प्रैक्टिस करके देखना विदाउट चीटिंग। जो आपने करना है तो आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।